हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। तो इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के साथ में पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार लगेगा। पर अगर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये चैप्टर आप इनडायरेक्टली पढ़ चुके हो। ये चैप्टर इनडायरेक्टली हम पढ़ चुके। हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ा था। तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने 4 अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे ना, 104, 102, 101, 102, 103, 104। एक तरह से उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जो कंटेंट था, जो पर्पस था, जो कॉन्सेप्ट था, वो यहां पर झलकता है। अब इसलिए हमें इस चैप्टर को एग्जाम्पल्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू समझना है, ताकि हमें और मजा आएगा इसको समझने में। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, इस शब्द का मतलब क्या है? क्या होता है ये कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम? हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आखिर उसका मीनिंग क्या है? पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल एग्जांपल्स दूंगा, जो कि एक अपनी लाइफ से बिलोंग करते हैं, ऐसे हंसी मजाक वाले एग्जांपल्स, स्टोरीज। देन उसके बाद में धीरे 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 हम इसको कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम से जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए, ऐसा होता है, आप सपोज करो आप 3 फ्रेंड का सर्किल है, 3 दोस्त हैं आप। हो सकता है कि आप लड़के हैं तो लड़कों का, बॉयज का सर्किल है 3 या उससे ज्यादा का, 2 या उससे ज्यादा का गर्ल्स का। हम लेते हैं कि 3 लड़के हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक है राहुल, एक है हर्षित, और एक है विनय। ठीक है जी, ये 3 दोस्त हैं। अब ये तीनों बोले कि यार हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी क्या भाई? ऐसे ही मर जाएंगे क्या यार? गोवा चलते हैं यार, गोवा चलते हैं, मस्त बीचेस में घूमेंगे, फैनी वैनी पियेंगे, ऐश करेंगे, मच्चानी लाइफ, एकदम मजा आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये बोल रहे हैं हमें गोवा जाना है, ये इनका एक प्रोजेक्ट है, टारगेट है कि यार हमको जाने का है गोवा। हम्म? अब इसके लिए ये क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए करेंगे ये लोग प्लानिंग। क्या करेंगे ये लोग? इसके लिए ये लोग अब प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे ना ये लोग अपना। ये बोलेंगे कि यार ऐसा करेंगे, देखो हम रहते हैं जयपुर में, तो भाई एक काम करते हैं, जयपुर से ना और मुंबई की ट्रेन जाती है, तो जयपुर से हम मुंबई की ट्रेन में बैठेंगे, फिर वहां मुंबई उतर के गोवा के लिए हम जो भी बस या कुछ भी मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर जाकर यार एक बीच है, उस बीच पे ना वो होटल है, उस होटल में हम रूम ले लेंगे। फिर रूम में अपना सामान रख के सबसे पहले जाएंगे मार्केट में, और वहां से एक स्कूटी हायर करेंगे। और फिर स्कूटी हायर करने के बाद में भाई ये अपने को सामान लेने का है, जो अपने एंजॉयमेंट का सामान है वो सब हमको लेने का है, ये करने का है। फिर अपन बीच में जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसे घूमेंगे वैसे। क्या कर रहे हैं आखिर ये लोग? ये लोग कर रहे हैं प्लान। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे गोवा प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? गोवा जाने का प्रोग्राम। प्लानिंग करना, प्लानिंग करना। ऐसे तो है नहीं कि ये तीनों बोलेंगे कि चलो भाई, और सीधा ट्रेन में बैठ गए, और अब पता ही नहीं है किसी को, अब किसी को ये होश ही नहीं है कि यार हमें कैसे जाना है, कहां पर उतरना है, कितनी देर में, ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग करेंगे ये लोग, और अपने आप में काम बांट लेंगे ये लोग। राहुल
अब तीनों को ये पता है यार, राहुल जो है ना, राहुल रास्तों में बड़ा अच्छा है। तो राहुल से बोला जाएगा, सुन भाई, तू पूरा ट्रिप प्लान कर ले, रास्ते वास्ते पूरा सब कुछ नोट डाउन तू कर, और लिख लेना, भूल जाएगा वरना लिख लेना एक एक चीज को। इनको पता है हर्षित जो है ना, वो होटल बुक करने में बड़ा दिमागदार है। हर्षित को ये पता रहता है कि कहां पर सस्ता होटल मिलेगा, अच्छा और सस्ता होटल मिलेगा, क्या बेस्ट डील्स मिल जाएंगी, क्या ऑफर्स मिल जाएंगे, ये वो फलाना ढिकना। तो बोला गया इसका तू। और विनय है ना, विनय ये बड़ा वैसा आदमी है कि यार इसको जो सामान कहाँ से लेने का है, और कहाँ चीज, कौन सी चीज कहाँ पर मिल जाएगी गोवा के, ये दोस्तों से पूछ लेता है कि यार गोवा के अंदर जो मेरे को अगर ये चीज चाहिए तो वो कौन सी मार्केट में मिलती है, इन सब चीजों का। तो इन्होंने अपने काम भी बांट लिए, और इन्होंने बोला कि हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग करने के बाद में ये बोल रहे हैं उसको लिख लो, उसको लिख लो, एक एक चीज को लिख लो, ताकि भूल भूल ना जाए हम किसी भी चीज को, हमारे पास में सबूत रहेगा उसका। इसको बोला जाएगा गोवा प्रोग्राम। होता है ना प्रोग्राम। आप देखो जैसे घर पे बहन की शादी है, घर पे आपके बहन की शादी है, तो होता क्या है, पापा बैठ जाएंगे आपके, है ना, सबसे बड़े, और मदर बैठ जाएंगी आपकी, है ना, और आपके जो ब्रदर होंगे बड़े बड़े वो बैठ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे करने का है भाई, किस किस को बुलाने का है ना, न्योता किस किस को दिया जाएगा, उसकी प्लानिंग करेंगे। फिर खाने में क्या क्या होगा, क्या क्या डिशेज होंगी, मैरिज हॉल कौन सा बुक किया जाएगा, गार्डन कौन सा बुक किया जाएगा, कपड़ों की थीम क्या रहेगी, गर्ल्स जो होंगी वो डांस और संगीत, इन सब की, ये क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मैरिज प्रोग्राम। क्या किया जा रहा है, मैरिज प्रोग्राम, मतलब मैरिज की प्लानिंग करी जा रही है, मैरिज की प्लानिंग करी जा रही है, होता है ना, मैरिज की प्लानिंग करी जा रही है। कोई ये बोले यार कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, ये जो कॉस्ट ऑडिट का मतलब तो हमें पता है, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लान बनाना, इसका मतलब होता है प्लानिंग करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि ये एक कॉस्ट ऑडिट फर्म है। आप बोलोगे सर ये तो ढोल मूवी का पोस्टर लेकर आ गए हो आप, ये तो हमने देखी है, ढोल मूवी है, इसके अंदर 4 एक्टर है ना, ये है राजपाल यादव है, तुषार कपूर है, कुणाल खेमू है, शर्मन जोशी है, सपोज करो ना यार दोस्त, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा एग्जांपल। ये एक कॉस्ट ऑडिट फर्म है जो कॉस्ट ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करती है। इनके पास में किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने का ऑफर आया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, राजपाल यादव बोल रहा है, सुन भाई, इनको काम बांटे जा रहे हैं। राजपाल को बोला गया, बोला तू कंपनी की इन्वेंट्री को चेक करेगा, स्टॉक को। तुषार कपूर को बोला गया तू डेटर्स के साथ में मीटिंग करेगा कि कंपनी के कौन कौन डेटर्स हैं, क्या सच में उन्होंने पैसा उधार पे लिया है। तो इसको शर्मन जोशी को बोला गया तू कंपनी के डिविडेंड, बोनस, शेयर, इंटरेस्ट, इन सब चीजों को चेक करेगा। बोला बाकी जो काम बचेगा वो मैं देखूंगा। ये क्या किया जा रहा है, ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्लानिंग करी जा रही है। अभी तक आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, तो अभी तक आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम शब्द का मतलब है कॉस्ट ऑडिट की प्रॉपर प्लानिंग करना। अब एक चीज समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं ना, जैसे आप दोस्त हैं, अभी मूवी लगी, कोई कोई मूवी लग गई थिएटर के अंदर, है ना, एग्जाम्पल करके शोले मूवी लग गई। अब आप बोलोगे सर शोले मूवी तो बहुत पुरानी है, कोई बात नहीं, सपोज करो शोले मूवी थिएटर में लग गई। तो आप 4-5 दोस्त हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अपन ना संडे को चलेंगे। तो प्लान ऐसा है कि संडे को सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठेंगे, फिर अपन जाएंगे जयपुर के नाहरगढ़, फिर नाहरगढ़ पे थोड़ी देर अपन बाइक वाइक रेसिंग करेंगे, देन वहां से 10 बजे फ्री होकर नीचे आएंगे, वहां पर जो है कचौड़ियाँ खाएंगे, समोसे खाएंगे। देन उसके बाद में भाई अपन चलेंगे 12 बजे वर्ल्ड ट्रेड पार्क चलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंदर हम ये काम कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, प्लानिंग चले पूरे दिन की। देन उसके बाद में भाई फिर शाम को 6 से 9 अपन शोले मूवी का
शो देखने चलेंगे। तो अब ये प्लानिंग करी जा रही है प्रॉपर, एक दूसरे को काम भी बांटा गया है कि नाहरगढ़ वाले रास्ते को तू देख लेना भाई, कचौड़ी कहाँ पे अच्छी मिलती है ये तेरी जिम्मेदारी है भाई, WTP में मेरे को वॉच खरीदनी है और जैकेट खरीदनी है, वो कहाँ मिलती है वो तू देख लेना, और मूवी की टिकट जो है वो पूरी मैं बुक कर लूंगा। अरे मेरी बात समझ में आपको? ये प्लानिंग की जा रही है। अब ये लोग भूल भी सकते हैं कि यार हमने क्या क्या तय किया था, क्या क्या प्लान किया था, इसलिए जरूरी है कि इस चीज को वो डॉक्यूमेंट कर ले, डॉक्यूमेंटेड, उतार लें अपने कागजों में, लिख लें, ताकि एविडेंस, सबूत रहेगा, भूलेंगे नहीं इस चीज को। बेस बन गया। अगली बार अगर उन्हें कोई दोबारा प्लान बनाना होगा तो वो देख लेंगे पहले हम किस तरह से प्लान बनाते थे, उसी का ही रेफरेंस लेके एक नया प्लान बना लो। अरे मेरी बात यहां तक समझ में? तो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, इस शब्द का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम शब्द का मतलब है कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाएगा, पहले वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा, पहले वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा कि आखिर कैसे कॉस्ट ऑडिट करनी है, उसी के बाद में फिर वो कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने जाएगा। क्योंकि क्योंकि इवन मैंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 पढ़ा था हमने, यही बात बोल रहा था ना, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 भी, कि अगर कोई भी पर्सन है जो कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर है, अगर वो किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा रहा है, एज सच बस बिना प्लानिंग के ना चला जाए, क्योंकि अगर वो बिना प्लानिंग के चला जाएगा तो फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, तो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट्स आ जाएं, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्वेश्चनिंग माइंड को, और वो प्रोफेशनल जजमेंट भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, हमें ये चैप्टर का नाम समझ में आया कि भैया ये बोल रहा है जब भी कोई पर्सन जो कि कॉस्ट ऑडिटर है, जो कि कॉस्ट ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर वो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा रहा है, किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा रहा है, तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके एथिक्स होने चाहिए, ये उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उसकी, कि वो पहले प्लानिंग करे कि भैया आखिर कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर बेस्ट कॉस्ट ऑडिट करनी है ना, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर हम इन कॉस्ट ऑडिट करते वक्त इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑडिट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी। प्लानिंग करी जा रही है इसकी। ये कॉस्ट ऑडिट हम स्टार्ट करें उससे पहले की प्लानिंग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये किस बारे में बात करता है? ये चैप्टर बोलता है कि सुनो, अगर कोई भी पर्सन, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉस्ट ऑडिट, आप CMA इन प्रैक्टिस हैं और आपको किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट का काम मिला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक ना चेकलिस्ट बनाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ना सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाओगे। उस चेकलिस्ट के अंदर क्या बनाओगे? चेकलिस्ट के अंदर बनाओगे कि यार जब मैं कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने एक्चुअली मैं जाऊंगा अंदर, तो मुझे क्या क्या चीजें हैं उनको हर तरीके से अच्छे से चेक करना है। आप एक्चुअली में कॉस्ट ऑडिट करने जाओ उससे पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे। यह चैप्टर उसी के बारे में बात कर रहा है कि आप कॉस्ट ऑडिट करने जाओगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप कॉस्ट ऑडिट करने जाने वाले हो, उससे पहले आपको कुछ चेकलिस्ट अपने लिए तैयार करके रखनी है, ताकि आप पहले से अवेयर हो कि कॉस्ट ऑडिट करते वक्त मुझे इन चीजों को फुलफिल करना है। आप प्लानिंग कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम इस चैप्टर में पूरा पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आप जब कंपनी के अंदर जाओगे तो आप बोलोगे सुनो भाई, इन्वेंट्री की पूरी चेकिंग करनी है, हमें देखना है कि कंपनी ने जो अपना क्लोजिंग स्टॉक हमें शो किया है वो सही है कि नहीं। भाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? कि भैया जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था प्लस हमने और भी कुछ अगर परचेज किया, माइनस हमने जो भी चीज सेल आउट कर दी, इक्वल्स टू हमारा क्लोजिंग स्टॉक। यही होता है ना कि भैया आज दुकान खोली सुबह, तो दुकान खोली तो मेरे पास में
10 पीस थे, शूज के 10 पीस थे, है ना, प्लस 5 नए पीस हमने परचेज किए, लेकिन 3 पीस पूरे दिन में बिक गए। तो अब एक्चुअली में देखा जाए तो कितना हुआ आपका, अब एक्चुअली में देखा जाए तो कितना क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, बोला सर 12 पीस। तो ये देखना पड़ेगा कि 12 पीस ही आ रहा है ना क्लोजिंग स्टॉक। तो चेकलिस्ट बनाएंगे हम लोग कि सुनो यार, हमें ना कंपनी की इन्वेंट्री चेक करनी है, हमें कंपनी का पूरा स्टॉक चेक करना है, इन्वेंट्री, हमें ना रॉ मटेरियल चेक करना है, हमें ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चेक करना है, हमें ना डीमिनरलाइज वाटर चेक करना है, हर एक चीज की ना। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने जाता है तो उससे पहले वो प्लानिंग करता है, उससे पहले वो चेकलिस्ट तैयार करता है, उससे पहले वो एक एक चीज को नोट डाउन करता है कि आखिर मुझे कॉस्ट ऑडिट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट हो उससे पहले वाला स्टेप है, जब वो कॉस्ट ऑडिटर टीम के साथ बैठ के प्लानिंग करके चेकलिस्ट तैयार कर रहा है। हमें इस चैप्टर में वो फैक्टर्स पढ़ने हैं कि जब भी कोई पर्सन कॉस्ट ऑडिटर कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने की प्लानिंग करेगा तो उसे किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लानिंग करते वक्त वो किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करे ताकि उसका प्लानिंग एकदम सबसे बेस्ट हो और फिर वो कंपनी के अंदर जब कॉस्ट ऑडिट करने जाए तो वो भी एकदम बेस्ट बने। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है बच्चों आपको ये समझ में आए कि आखिर ये चैप्टर जो है ना ये स्टेज वाइज है। ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑडिटर कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने चला गया, वो सेकंड स्टेप है, लेकिन उससे पहला स्टेप क्या होता है कि किसी कंपनी ने सामने वाले पर्सन को किसी को ऑफर दिया कि आओ हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करो, और फिर वो बंदा प्लानिंग कर रहा है। ये चैप्टर उस प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है, ये चैप्टर उस प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है कि प्लानिंग करते वक्त वो किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा, जो अब प्लानिंग करते वक्त वो जो अपने लिए चेकलिस्ट बनाएगा कि जब मैं एक्चुअली में कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने जाऊंगा तो किन किन चीजों को मैं कंसीडर करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज कीजिए कंपनी है एयरटेल, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि एक मिस्टर एक्स नाम का पर्सन है जो कि प्रैक्टिसिंग सीएमए है, और इसने ऑफर दिया एयरटेल ने कि आप हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर बन जाओ, हमारी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर दो, और इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये प्रोग्रामिंग करेगा, क्या करेगा, ये प्रोग्राम बनाएगा, मतलब प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर दिए जाते हैं कि भैया जब प्लानिंग करो तो इन 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 फैक्टर्स को कंसीडर करना, उनको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना, तो आपकी कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि आप जब नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे एक्चुअल में ऑडिट करने तो अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बन के तैयार होगी। हम पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जब भी कोई ऑडिटर एक्चुअली में कंपनी की कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग करता है तो वो अपने लिए चेकलिस्ट तैयार करता है। वो बोलता है कि मैं जब कंपनी के अंदर जाऊंगा तो मैं कंपनी के प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन की ऑडिट करूंगा, मैं कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट की ऑडिट करूंगा, मैं कंपनी के इन्वेंट्री की ऑडिट करूंगा, मैं कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की ऑडिट करूंगा, मैं कंपनी के डिमिनलाइज वाटर कॉस्ट की ऑडिट करूंगा, स्टीम कॉस्ट की ऑडिट करूंगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है, आपको पता है, आपको एक चीज पता है, सपोज करो आज एक कंपनी ने आपको बुलाया, तो वो कंपनी ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि ये पेन बनाती है, आप गए उस कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने, कंपनी ने बोला कि यार इस पेन को बना के मेरा प्रॉफिट हुआ है 10 करोड़, लेकिन इस पेन को बनाने में मेरी कॉस्ट लग गई 1 करोड़, तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को 9 करोड़ का हुआ। अरे मेरी बात समझ में, अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आया कि यार क्या गारंटी है कि इस पेन को बनाने में एक्चुअली में कॉस्ट 1 करोड़ लगी है। आपने उससे क्वेश्चन किया कि यार
मैं कैसे मान लूं तेरा कॉस्ट, एक्चुअली में 1 करोड़ ही लगाया। तो उसने बोला देखो सर, ये पेन के लिए मैंने रॉ मटेरियल जो है ना वो मंगवाया, जिसमें से 30% रॉ मटेरियल तो इंडिया से डोमेस्टिकल अरेंज हो गया, और 70% जो है वो मैंने जापान से इंपोर्ट करवाया है। देन उसके बाद में देखो, इस पेन को बनाने में ना मेरी इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा लगा, भाई वो भी जुड़ेगा इसमें। फिर इसके लिए ना मेरे को एक नया प्लांट लगाना पड़ा, मेरे को ना इसके लिए ये वाटर का यूज हुआ, मेरे को इसकी निप जो है वो अलग से कहीं से लेनी पड़ी, इसके अंदर ये जो रबड़ लगी हुई है ना, ये मेरे को कहीं और से परचेज करना पड़ा, ये जो बटन्स दिए ना इसके अंदर वो कहीं और से परचेज करना पड़ा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पेन है तो इसके सेंसर की मेरे की अलग। तो 10 तरह की कॉस्टिंग बता रहा है कि ये सब जो है ना वो खर्चा लगा इसको बनाने में। उन सबको जोड़ लोगे तो मेरा कॉस्ट 1 करोड़ आ जाएगा। अब आप क्या बोलोगे कि यार हो सकता है ये मेरे को फंसा रहा है, हो सकता है कि ये ना बोल रहे हैं कि इस कॉस्ट को, इस प्रोडक्ट को बनाने की इतनी कॉस्टिंग आई, और क्योंकि इन्हें स्टेज से गुजरना पड़ा इस प्रोडक्ट को बनाने में, अब मैं हर चीज की ऑडिट करूंगा, मैं इसके कंपनी के हर एक चीज की ऑडिट करूंगा और निकालूंगा एक्चुअली में इसकी कितनी कॉस्ट लगी। फिर सभी कॉस्ट को मैं कैलकुलेट करूंगा और फिर देखूंगा क्या सच में 1 करोड़ की कॉस्ट लगी है कि नहीं लगी, कहीं ये जानबूझ के कॉस्ट को ज्यादा तो नहीं दिखा रहा है। ये जो प्लानिंग कर रहे हो आप पहले, ये जो आप पहले प्लानिंग कर रहे हो ना, यार मैं कंपनी के अंदर जाऊंगा, तो मैं कंपनी के अंदर जाऊंगा तो मेरे को उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किन किन जगहों पर कॉस्ट लगी थी, क्या रॉ मटेरियल की लगी थी, क्या स्टॉक की लगी थी, क्या गोडाउन का किराया लगा था, क्या पैकिंग का खर्चा लगा था, क्या इसके अंदर कोई रबड़ यूज हुआ है, प्लास्टिक यूज हुआ है, सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, क्या इंपोर्ट करा गया है मटेरियल को, क्या लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज लगा है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगा। मैं हर एक चीज की ऑडिट करूंगा। आप प्लानिंग कर रहे हो, यही बात बोलता है ये चैप्टर, कि जब भी कोई पर्सन जो कि कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर है, अगर उसे किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने का काम मिला है, तो वो बस वैसे मुंह उठा के चला नहीं जाए, बल्कि वो बैठ के अपनी टीम के साथ में पहले पूरी चेकलिस्ट बनाए कि जब वो एक्चुअली में कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाएगा, तो आखिर वो कंपनी के किन किन चीजों की कॉस्ट की ऑडिट करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है प्रोडक्ट की एक बार कॉस्ट देखी और हाँ हो गया काम, इसको बनाने में जिन जिन चीजों का यूज हुआ है, जहां जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट लगी है, हर उसकी ऑडिट करूंगा। सेल्स वैल्यू की क्या ऑडिट, पैकिंग मटेरियल की क्या कॉस्ट ऑडिट है ना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर का कितना खर्चा लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, एम्प्लॉइज का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, स्टोर से स्पेयर्स का खर्चा, हर एक चीज की मैं ऑडिट करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एट द एंड, अब अगर आपसे कोई ये पूछे, अभी तक मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझाया और कुछ नहीं समझाया, आप बोलोगे सर आधा घंटा हो गया, 25 मिनट हो गए आपको, आपने सिर्फ हमको अभी तक ये बताया है कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम शब्द का मतलब क्या होता है। बताना जरूरी है भाई यार, नहीं बताऊंगा तो पता क्या होता है, बच्चा सोचता है, बच्चे को ये डिफरेंशिएशन समझ में ही नहीं आता, बच्चे को ना ये बात पता ही नहीं लगती कि अभी हम सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। ये बात करता है फर्स्ट स्टेज की, ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर फर्स्ट स्टेज की बात करता है। ये बोलता है कि जब कोई कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा, एक्चुअली में उससे पहले वो प्लानिंग करेगा कि मैं कैसे कैसे कॉस्ट ऑडिट करूंगा, ये उस स्टेज की। जबकि चैप्टर 7 इसके बाद का जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो बात करता है कि अब चला गया, कॉस्ट ऑडिटर कंपनी में घुस चुका है, एंटर हो गया, राजा बाबू आ गए, अब वो कैसे ऑडिट करेगा, वो उस वक्त की बात है। लेकिन ये जो चैप्टर 6 कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम है, इसका मतलब है प्लानिंग करना कि मैं कैसे कैसे ऑडिट करूंगा। आज एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए, एक सर है मेरे, एक मतलब टीचर है एक हमारे, हम कभी साथ में पढ़ाया करते थे, मैं रेजोनेंस में पढ़ाता था, रेजोनेंस जब कॉमर्स में था, हम रेजोनेंस में भी साथ में पढ़ाते थे, जयपुर के अंदर एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ाते थे हम लोग। फिर उन्होंने शादी वादी कर ली और वो टीचिंग छोड़ दी उन्होंने, और वो एज सीए में जॉब करने लग गए, जयपुर में ही कर रहे हैं।
अच्छा मेरा उनसे बातचीत है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। टीचर लाजवाब है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो टीचर, बहुत अच्छा। उनका मेरे पास में एक दिन फोन आया जब उन्हें पता चला कि मोहित सर ऑनलाइन में घुस चुके हैं और अच्छा चल रहा है उनका, काफी बढ़िया सब कुछ। तो उनका फोन आया, बोले मोहित जी यार मैं सोच रहा हूँ कि जॉब तो चल ही रही है, पर यार ऑनलाइन का मामला मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। मैंने कहा हाँ कीजिए सर, कीजिए। बोला सर इसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता। मैंने कहा देखो दो चीजें रहती हैं सर, टीचिंग में ही क्या, जिंदगी में हर चीज में कहीं भी जाओगे तो दो चीजें रहती हैं सर। एक तो रहता है आपकी किस्मत, और एक रहती है सर मेहनत, है ना। मेहनत के अंदर ही मैं टैलेंट को भी गिन रहा हूँ। अब सर आपका मैं पढ़ाना देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको 6-7 साल हो गए, तो आप पढ़ाते बहुत अच्छा। मेरे को मतलब पता है ये बात, क्योंकि आप मेरे और आपके कॉमन स्टूडेंट्स रहे हैं, तो मैं जानता हूँ आप बहुत शानदार पढ़ाते हो। ट्राई मार लो सर, अगर आपकी किस्मत में लिखा है, भगवान ने अगर किस्मत में डाल रखा है आपकी में, तो आप चल जाओगे। आप आपकी वीडियो पहुंचनी चाहिए बच्चों तक, अगर आपकी वीडियो बच्चों तक पहुंच गई तो आप, क्योंकि पढ़ाना आपको शानदार आता है इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप बच्चों को कितना पसंद आ जाते हो, नहीं आते हो, या आपकी वीडियो उन तक पहुंचती है कि नहीं, अभी वीडियो ही रह जाती है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं, तो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, क्या एक्सपीरियंस, उनको मजा ही आ जाता है, लेकिन उनकी वीडियो ही नहीं पहुंचती। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो उतना बेहतर नहीं पढ़ाते शायद, लेकिन उनकी वीडियो पहुंच गई बच्चों तक, तो वो आज बहुत पॉपुलर है। होता है ऐसा। मैंने बोला आप आओ सर। वो बोले मोहित जी क्या करना पड़ेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने बोला सर देखो सबसे पहले तो आप अपनी बुक तैयार करो, क्योंकि आज सपोज करो कि आपने यूट्यूब पर अपनी क्लासेस अपलोड करी, और कुछ क्लासेस आपने अपलोड करी और बच्चों को पसंद आ गई, और बच्चों ने आपका सब्सक्राइब मतलब परचेज कर लिया, कोर्स परचेज किया, तो बच्चे को सबसे पहले हाथ में बुक चाहिए। अगर आप सपोज करो कि कोर्स के अंदर 15 चैप्टर हैं और आपने 7 से 8 चैप्टर रिकॉर्ड किए हुए हैं, बाकी बच गए चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बच्चे को बुक दो, बच्चा फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेगा, जब तक वो यहाँ 6-7 चैप्टर्स तक आएगा ना, तब तक आप कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुके होंगे, या लाइव पढ़ा रहे हैं तो लाइव पढ़ा चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बुक तैयार होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास बुक रेडी होनी चाहिए, वरना अगर आप डायरेक्टली क्लास ले रहे हो और बुक रेडी नहीं है, तो बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि यार मैं बार बार लिखूंगा कैसे। फिर सर बुक का क्या होगा, सर ऐसे ऐसे बुक के लिए प्रिंटिंग है, मैं बता दूंगा, फलानी जगह से मुंबई से प्रिंटिंग होती है, बेंगलोर से प्रिंटिंग होती है, नोएडा से प्रिंटिंग होती है, इतना रुपया लगता है, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ से कैसे उसको पैक किया जाएगा, फिर कैसे उसको पोस्ट करा जाएगा, कैसे उसका डिलीवरी किया जाएगा, क्या क्या चार्जेस आएंगे, क्लास कैसे रिकॉर्ड होगी, कौन सा कैमरा चाहिए, कौन सा पेन ड्राइव चाहिए, कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, क्या फ्लैट पैनल पे, टीवी पर फ्लैट पैनल पे पढ़ाना है या लैपटॉप पे पढ़ाना अच्छा रहता है ना। फिर हम डिसाइड करेंगे कि सर देख लो, हमने लाइव में इतना ज्यादा लाइफ में लाइव क्लास बहुत ली है हमने, तो हम 12-15 साल खड़े रहे हैं, खड़ा रहकर पढ़ाया है, अब अगर खड़े रहते हैं तो पैरों में दर्द होता है। फ्लैट पैनल हमारे लिए अच्छा नहीं है सर, उससे अच्छा है कि बैठ के आराम से और लैपटॉप के थ्रू पढ़ाओ, तो समझाओगे भी अच्छे से, बहुत अच्छे से चीजों को समझाओगे। फ्लैट पैनल पे सर कैमरे का एंगल बैठाना बहुत जरूरी होता है, अच्छा कैमरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैपटॉप पर तो ये एक नॉर्मल डीएसएलआर से काम। प्लानिंग कर रहे हैं कि जब एक्चुअली में एंटर होंगे तब हम कैसे करेंगे, उससे पहले की प्लानिंग की जा रही है। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये यही बात बोलता है कि जब कोई कॉस्ट ऑडिटर एक्चुअली में कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने जाएगा, उससे पहले उसे प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, उससे पहले उसे अपनी चेकलिस्ट बनानी चाहिए, जब मैं एक्चुअली में जाऊंगा तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। ये सेम ना उस तरीके से हो गया बच्चों, कि सपोज कीजिए कि शाहरुख खान को कोई नया रोल मिला, और शाहरुख खान बोला कि यार ये तो नया रोल है यार, मैं इसको कैसे करूंगा। वो माइंड में प्लानिंग कर रहा है कि जब मैं सेट पर जाऊंगा तो मैं डायलॉग ऐसे बोलूंगा, मैं हीरोइन से इतनी दूर खड़ा रहूंगा, मैं विलेन को ऐसे मारूंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसा डांस करूंगा, ऐसे बाइक चलाऊंगा। वो प्लानिंग करी जा रही है। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतनी सारी प्लानिंग, क्यों वो कॉस्ट ऑडिटर खुद को थका रहा है, क्यों वो इतनी सारी प्लानिंग कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑब्जर्व करेगा प्रिंसिपल्स को, कि भैया
आपको पता है बच्चे, इवन कॉस्ट, अच्छा, कॉस्ट ऑडिट करने जब कोई कॉस्ट ऑडिटर चला गया कॉस्ट ऑडिट करने, तो कॉस्ट ऑडिट करते वक्त उसे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है या कैसे कॉस्ट ऑडिट करनी चाहिए, वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा। आपको पता है कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो उसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर तुम कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लो पहले, तो तुम कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग और अच्छे से कर पाओगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो होता है कि आप एक्चुअली में कॉस्ट ऑडिट करने चले गए, कॉस्ट ऑडिट करने चले गए, हो रही है कॉस्ट ऑडिट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं उनको, हम एक्चुअली में अब वहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो, फर्स्ट स्टेज पर खड़े हो, तो हमारे लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए सीएमए इन प्रैक्टिस के लिए कि अगर आप कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग करोगे तो भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो भी कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हैं। आप उन फैक्टर्स को, आप अगर उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग भी इतनी शानदार होगी आपकी, और फिर बाद की जो स्टेप्स हैं वो तो और भी बढ़िया हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है जो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऑब्जर्व करे कि प्लानिंग करते वक्त भी एक्चुअली में क्या क्या प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सही से परफॉर्म हो पाए। वो प्रोफेशनल केयर के साथ में प्लानिंग करेगा कॉस्ट ऑडिट की, ताकि ताकि जो उसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनकर आए वो कहीं भी मिस स्टेटमेंट ना दिखाए, वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एकदम करेक्ट बनकर आए, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे पब्लिक भरोसा करती है, गवर्नमेंट भरोसा करती है, और अपना लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक इन्वेस्ट करती है कंपनी में। इसीलिए ये कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑडिटर को, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करने एक्चुअली जाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग करने के लिए भी उसे चेकलिस्ट बनानी चाहिए, और कुछ प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रख के, उनको पढ़ के, उनको समझने के बाद में एक्चुअली में कॉस्ट ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम क्या है, तो मैं यहां पर लिखा देता हूं एक छोटा सा, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, बाकी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, बाई चांस एमसीक्यू में आ जाए तो अलग बात है, कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम इज प्लानिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन एक्चुअल। जब आप एक्चुअली में कॉस्ट ऑडिट करने जाओगे उससे पहले की ये प्लानिंग होती है। वाइल प्लानिंग देयर आर several principles and factors which must be, there are several principles and factors which must be considered resulting into, resulting into effective and efficient, effective and efficient परफॉर्मेंस। कि भैया कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, कॉस्ट ऑडिट जब हम एक्चुअल में करेंगे उससे पहले की प्लानिंग है, और ये प्लानिंग करते वक्त कुछ सेवरल प्रिंसिपल फैक्टर हैं जो कि प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हमारी प्लानिंग इतनी बेहतर हो कि उसका रिजल्ट ये निकल के आए कि जब हम एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे कॉस्ट ऑडिट को, बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वो परफॉर्म होगी। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने जो मुझको बताया, वहां यहां तक मैं ये समझ गया कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है, आखिर वो क्या बोलता है। लेकिन सर अब मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने बोला क्या क्वेश्चन है? बोला सर आप ना बार बार बोल रहे हो कि भैया प्लानिंग करते वक्त कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ फैक्टर्स हैं
जो कि ध्यान में रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। सर बेसिकली देखा जाए तो कितने फैक्टर्स हैं? बेसिकली 3 फैक्टर है। बेसिकली मोटा मोटी 3 फैक्टर है। अच्छा सर, वो 3 फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहले फैक्टर पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब है पर्सन जो कॉस्ट ऑडिट करेगा, जो कॉस्ट ऑडिट करेगा, कॉस्ट ऑडिटर एंड टीम। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। दूसरा फैक्टर है डॉक्यूमेंटेशन, कि वो जो भी प्लानिंग कर रही हैं उसको वो अपने पास में लिख लें, हर एक चीज को, हर एक चीज को लिख लें वो प्रॉपर। वरना क्या होगा, उनके पास एविडेंस सबूत नहीं रह पाएगा, है ना। और तीसरा है मॉनिटरिंग, कि एक बार प्लानिंग कर ली उसके बाद में फिर वो उसकी मॉनिटरिंग करें कि क्या ये सब कुछ हमने सही प्लान किया है, क्या इसमें चेंज करने की जरूरत है, हम कैसे सुपरवाइज करेंगे, कैसे बेस्ट रिजल्ट लेकर आएंगे। तो बेसिकली जब भी कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट को प्लान किया जाता है तो उसके अंदर हमें 3 फैक्टर्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहला फैक्टर है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट पर्सोनेल फॉर द असाइनमेंट। अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखा, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग, और हमने देखा कि 3 फैक्टर्स होते हैं। अब उन फैक्टर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, डीप में जाना है, ताकि अगर उन फैक्टर्स से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप प्रॉपरली उसको लिख पाओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है प्यारे बच्चों? सबसे पहला फैक्टर है ऑडिट पर्सोनेल फॉर द असाइनमेंट। क्लियर ये चीज यहां तक? आपके जो बुक आपको मिली है, आपकी बुक के अंदर कंप्लीट ये सब कुछ दिया हुआ है। बाकी अगर बाई चांस मान लीजिए किसी की बुक में आपको ऐसा लगे कि यार क्लास में सर आप जो पढ़ा रहे हो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहे हो, और हमारी बुक के अंदर वो जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया वो वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है कि आपको यहां नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कहीं पे, और आपके पास नंबर भी होगा हमारा, है ना। तो आप उस पर व्हाट्सएप कर दें, टीम आपको उसका पीडीएफ भी सेंड कर देगी। क्लियर ये चीज यहां तक? पीडीएफ तभी सेंड करेंगे आपको जब आपने परचेज किया हुआ है ना, ऑब्वियसली। चले, सबसे पहला फैक्टर क्या है? ऑडिट पर्सोनेल फॉर द असाइनमेंट। अब बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए ऑडिट पर्सोनेल फॉर द असाइनमेंट, ये जो पहला फैक्टर है, ये बेसिकली क्या बोलता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बेसिकली बोलता है कि जो भी पर्सन को कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया गया है वो सही होना चाहिए। जो भी पर्सन कॉस्ट ऑडिटर की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया कि आओ और आप हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट कर दो, वो क्या क्या होना चाहिए? वो एक तो क्वालिफाइड होना चाहिए, एक कैपेबल होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, एक नॉलेजेबल होना चाहिए, है ना, एक एथिकल होना चाहिए, है ना, और जितने भी टीम मेंबर्स हों उन सब के अंदर भी ये सब चीजें होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? पहली बात। अब यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की आती है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की आती है भाई। आज आज एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज मुझे बताइएगा। आज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, रिलायंस कंपनी सिर्फ सपोज करो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम करती है, जियो वाले, जियो को लेकर सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में काम करे। भूल जाओ रिलायंस फ्रेश को, भूल जाओ कि रिलायंस का जो पेट्रोल पंप चल रहा है उसको भूल जाओ, जियो वाला उसको भूल जाओ, सिर्फ आप जियो टेलीकॉम सेक्टर को याद रखो।
रिलायंस उस सिर्फ उस फील्ड में काम करती है। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्या हो रहा है बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन रिलायंस के जो लोग हैं, जो भी रिलायंस के ऑथराइज्ड पर्सन हैं, उन्होंने मिस्टर एक्स को अपना कॉस्ट ऑडिटर चुना, जबकि मिस्टर एक्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेलीकॉम सेक्टर काम करने का। उनके जो प्रीवियस वर्क हैं, जो उन्होंने अभी तक ऑडिट करी है, उनमें भी कोई अच्छी रेटिंग या उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है कि बहुत बढ़िया काम करा हो उन्होंने जिन जिन कंपनियों की ऑडिट करी है। उनकी टीम जो है उसके अंदर भी किसी को नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है टेलीकॉम सेक्टर का। और रिलायंस कंपनी जो है उसने मिस्टर एक्स को कॉस्ट ऑडिटर अपना अपॉइंट कर लिया। गलती किसकी? गलती किसकी? सबसे पहले तो गलती कंपनी की है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना कि जो पहला फैक्टर है कि ऑडिट का जो पर्सोनेल होगा, पर्सन होगा, वो सही होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में यह जिम्मेदारी आती है कंपनी की कि जो कंपनी कॉस्ट ऑडिट कराने का काम दे रही है, जो कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट होनी है, उस कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वो कंपनी पहले देखे कि मैं किस फील्ड में काम करती हूं। मैं कपड़ा बनाने की फील्ड में काम करती हूं, मैं एक ऐसा कॉस्ट ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिट फर्म को चुनूं जिनको एक्चुअली में नॉलेज हो इस इंडस्ट्री के कॉस्ट ऑडिट करने की, या उसके टीम के अंदर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग तो हो जिन्होंने इस फील्ड का एक्सपीरियंस लिया हो। उस जो कॉस्ट ऑडिटर है उसका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस देखा जाए कि क्या वो सही से काम करता है कि नहीं करता है, उसने आज तक जितनी ऑडिट करी है उसमें उसकी रेटिंग क्या निकली है, क्या रेटिंग नहीं निकली है, उसने जिन कंपनियों की ऑडिट करी है क्या उन कंपनीज उनके जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है क्या वो ऑडिट रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है गलत इंफॉर्मेशन देती है, वो खुद क्वालिफाइड बंदा है कि नहीं, एथिकल बंदा है कि नहीं, नॉलेजेबल है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, उसके अंदर एंथुसियाज्म कितना है, क्या वो मोटिवेट होकर काम करता है कि नहीं करता, प्रॉपर प्लानिंग करके कॉस्ट ऑडिट करता है कि नहीं करता, उसको जितना टाइम दिया जाए क्या उस टाइम के अंदर कॉस्ट ऑडिट करता है कि नहीं करता। ये सबसे पहले उस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी कि भैया तू मेरी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करेगा। ये उस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो एक करेक्ट पर्सोनेल को चुने। और करेक्ट पर्सोनेल को चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्वालिफाइड हो, उसे ध्यान पड़ना पड़ेगा वो एथिकल हो, वो कैपेबल हो, वो एक्सपीरियंस्ड हो, वो नॉलेजेबल हो, उसके टीम मेंबर को एक्सपीरियंस्ड हो, और उसके जो प्रीवियस वर्क हैं उनके अंदर उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, उसके जो प्रीवियस क्लाइंट हैं। आज आप क्लास परचेज करते हो, सपोज करो आप क्लास परचेज करते हो, आप पहले कोशिश करते होंगे ना कि यार मेरा कोई सीनियर है या मेरा कोई दोस्त है तो मैं उससे एक बार पूछ लूं कि यार तूने भी क्लास परचेज की है भाई, तेरे को कैसा लगता है, मुझे लेना चाहिए। वो बोलता है हाँ ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। आप भी तो आप भी तो जब अपना टीचर अपॉइंट कर रहे हो कि मैं किस टीचर से पढ़ूंगा, उससे पहले उसका प्रीवियस वर्क देख रहे हो ना कि वो कितना टाइम से पढ़ा रहा है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसका डेमो देख लो। ये देख रहे हो ना, सेम कंपनी को भी करना चाहिए। देखो, इट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी, ये कंपनी की ड्यूटी है टू फाइंड सच कॉस्ट ऑडिटर, ऐसा कॉस्ट ऑडिटर वो फाइंड करे अपनी कंपनी के लिए, उस कॉस्ट ऑडिटर को चुने, अपॉइंट करे, हु कैन कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट इन वेल एंड बेस्ट मैनर। ये किसकी ड्यूटी है? ये कंपनी की ड्यूटी है। तो सर बेसिकली आप ये बोल रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है पहला पॉइंट, अभी तो और चलेगा। अभी तो हमने सिर्फ कंपनी की ड्यूटी बताई है, अब हम कॉस्ट ऑडिटर की ड्यूटी पे आएंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बोला? अभी तक मैंने सिर्फ आपको कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम शब्द का मीनिंग समझाया। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग करना। क्लियर चीज है ये चीज यहां तक? अब इसके बाद में दूसरी बात क्या आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद में दूसरी बात यह आती है कि एक बार अगर कॉस्ट ऑडिट प्लानिंग कर ली, कॉस्ट ऑडिट प्लान करते वक्त किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है? सबसे पहला ऑडिट पर्सोनेल, कि कौन वो, इस ऑडिट पर्सोनेल के अंदर मैंने आपको क्या बोला? ऑडिट पर्सोनेल के अंदर मैंने आपको क्या बोला? दो लोगों की जिम्मेदारी है। सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी आ रही है? कंपनी की। कंपनी की क्या जिम्मेदारी आ रही है? कि वो सही कॉस्ट ऑडिटर को चुने। कॉस्ट ऑडिटर को चुनते वक्त उसे किस बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको यहां पर
समझाया। आप चाहो तो अपने रजिस्टर में लिख भी सकते हो। अब आती है जिम्मेदारी उस कॉस्ट ऑडिटर की। सेम बात है, सपोज करो आपने आपने किसी टीचर की क्लास लेनी थी। उससे पहले कंपनी कौन हो गई? स्टूडेंट हो गई। आपने किसी टीचर की क्लास लेनी थी, तो आप ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी थी कि वो पहले सही टीचर चुन ले, डेमो देख ले, है ना, दोस्तों से पूछ ले, खुद डेमो देखते वक्त ये तय करे कि यार मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस टीचर का, ये सही एग्जाम्पल्स या सही तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, इसके प्रीवियस बच्चे जो हैं उसका क्या कहना है, वो कितना पास हुआ है, कितना पास नहीं हुए, ये सब चीज देख ले, देखते ना। अब एक बार आपने किसी टीचर को पिक कर लिया कि यार मेरे को इसकी क्लास लेनी है, और आपने उसको अपॉइंट कर लिया, उस टीचर को आपने क्लास ले ली। अब उस टीचर की जिम्मेदारी आती है, और उस टीचर की क्या जिम्मेदारी आती है कि वो सही से आपको पढ़ाए, आपके ट्रस्ट को तोड़े ना। क्लियर चीज है। अब जिम्मेदारी स्टार्ट होती है कॉस्ट ऑडिटर की, कि जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, कंपनी ने जिस कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है, वो एक्चुअली में नॉलेज गेन करना स्टार्ट करे। हमने पढ़ा था ना, याद हो आपको, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना, कॉस्ट ऑडिटर को अपने क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज लेना स्टार्ट करे, वो अपनी सबसे बेस्ट टीम को बिल्ड करे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में बांटना स्टार्ट करे। कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री के अगर कुछ स्पेशल रूल्स हैं तो उनको ध्यान में रखे, क्या क्या लीगल टर्म्स कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, उन चीजों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले ड्यूटी कंपनी की थी, उसके बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ, अब कॉस्ट ऑडिटर की ड्यूटी आ गई है कि वो भी एक्चुअली में अपना जो क्लाइंट है, कंपनी है, उसकी नॉलेज गेन करे और एक्सपीरियंस ले ले। उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को रखे जिन्होंने कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उसका उसे पर्सनल नॉलेज हो, कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है। आज सपोज करो, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, देखो हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका अलग होता है, और हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी अलग होती है, और हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में फ्रॉड करना भी अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था, एजुकेशन फील्ड में अगर बुक की बात करें कि एक बुक की कॉस्ट कितनी आएगी, कोई आपसे यह बोल दे कि यार एक बुक है और उसकी कॉस्ट 1,000 रुपए है, पॉसिबल नहीं है यार ये। या तो आपने उसके अंदर ऐसा भैया कोई हीरे मोती जवाहरात लगा, वो बात अलग है। नॉर्मली सेंस में बात करें तो 1,000 रुपीज फॉर वन बुक, ऐसा कॉस्ट पॉसिबल नहीं है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना इस बात की कि यार अगर सामने वाली कंपनी मेरे से बोलेगी कि यार इस बुक की तो मेरी बिकी है, ये बुक मेरे को 1,100 रुपए की, लेकिन उसमें से 1,000 की तो कॉस्टिंग लग गई, सिर्फ 100 रुपए ही मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो आप वहां पे बोलोगे यार 1,000 की कॉस्टिंग कैसे लगी भाई तेरे को, इस बुक के लिए तेरा एक तो लगा पेपर, वो बता कितने रुपए का आया, पेपर में कौन सी क्वालिटी यूज करी तूने, कितने जीएसएम का पेपर था, कितना मोटा पेपर था। देन उसके बाद में फिर ये बता कि इसका कवर पेज का कितना खर्चा लगा, फिर उसके बाद में ये बता एक बार में तूने कितने कवर पेज और कितनी बुक पब्लिश करवाई है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी कम कॉस्ट आएगी। आप इतने सारे क्वेश्चन कर पाओगे और एक्चुअल कॉस्ट को पकड़ पाओगे कब? जब आपको इस एजुकेशन फील्ड का, बुक पब्लिशिंग फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप गए, आप बोले हाँ लगती होगी यार बुक, 1,000 रुपए कॉस्ट आती हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। भाई मेडिसिन के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मेडिसिन, लास्ट चैप्टर में मैंने एग्जांपल दिया था ना मेडिसिन का, मेडिसिन की कॉस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो ज्यादातर मेडिसिन की 1-2 लास्ट 3-4 रुपए तक कॉस्ट बैठती है, वो बिकती है 20-20, 30-30, 40-40 रुपए में। अब कोई ऑडिट करने गया है तो ये उसको, वो एक्चुअल कॉस्ट को तभी पकड़ पाएगा जब उसे उस फील्ड की नॉलेज हो, उसे पता हो यार इस फील्ड के अंदर ना ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्ट अगर तुम्हें सही ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करनी है तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखो, ये इस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसने खुद के लॉ बनाए। आज मैं गया किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, मैं कंपनी लॉ को फॉलो करूंगा,
मैं नॉर्मली क्या करूंगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करूंगा। बट सपोज करो ना, आज मैं किसी ऐसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट गया करने जो स्टॉक एक्सचेंज की फील्ड में काम करती है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, सेबी। क्या सेबी ने कुछ स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स दिए? आज मैं गया रिलायंस जियो की कॉस्ट ऑडिट करने, तो मेरे को पता होना चाहिए ना ये टेलीकॉम्स इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, ट्राई। तो ट्राई ने क्या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दिए? तो ऑडिट पर्सोनेल जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो ये बोलता है कि सबसे पहले तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जिस पर्सन को अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो सच में वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, कैपेबल, एंथुसियास्टिक बंदा हो, एथिकल बंदा हो, उसके प्रीवियस वर्क जो है वो उसके फेवर में बात करते हो। और एक बार कंपनी ने जिसको अपॉइंट कर लिया, फिर वो जो कॉस्ट ऑडिटर है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे एक्चुअली में अपनी जिस कंपनी के ऑडिट करने जा रहा है उसकी वो प्रॉपर नॉलेज ले, उसके बारे में एक एक चीज को जाने, अपनी टीम के अंदर बेस्ट एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेकर जाए जिनको उस इंडस्ट्री की जानकारी हो, कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखे, उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी की जो भी डिमांड है, जो भी उसके लॉज हैं उनका पूरा ध्यान रखे, और तब जाकर वो प्लानिंग करना स्टार्ट करे। ये सबसे पहला फैक्टर है। आप सोचिए ना, आज बाहुबली मूवी बनी, बहुत बढ़िया स्टोरी, छा गई वो मूवी। मानता हूं स्टोरी बहुत बढ़िया है, मानता हूं उसका डायरेक्शन और पिक्चराइजेशन बहुत ही बढ़िया है, पर हमें थोड़ा क्रेडिट तो उसके एक्टर्स को देना पड़ेगा ना। प्रभास जो बाहुबली की एक्टिंग करी उसने सच में अच्छी एक्टिंग करी, जो राजमाता ने एक्टिंग करी, जो भल्लाल देव ने एक्टिंग करी, वो जो एक्टर्स थे उन्होंने एक्टिंग। आप अगर उस पर्सोनेल को, ह्यूमन रिसोर्स को, कॉस्ट ऑडिटर को ही गलत किसी बंदे को कर लोगे कास्ट, तो फिर तो आपके ऑडिट की वो ऐसी तैसी करके पटक देगा ना। आपको तो ऑडिट पर्सोनेल एकदम वेल क्वालिफाइड, कैपेबल, एक्सपीरियंस्ड बंदा देखना पड़ेगा। क्वालिफाइड है, एथिकल आदमी है और नॉलेज है उसे, अपनी टीम एक अच्छी लेकर चलता है, उसके पुराने काम जो हैं वो इतने अच्छे उसने करे कि हर कोई उसे प्रमोट करता है, बोलता है इससे कॉस्ट ऑडिट करा लो। यही बात बोल रहा है हमारा फर्स्ट वाला जो फैक्टर है। देखो, उसे एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसके प्रायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हैं वो उसके बारे में बताते हो कि यहाँ ये अच्छे से काम करता है। उसने कंपनी के बारे में पहले, कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसके बारे में उसने थोड़ी बहुत नॉलेज तो कम से कम ली हो ना। दूसरा, उसने कंपनी के कम से कम पिछले 5 सालों के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा हो, उसने अपनी जो पूरी टीम है उनको डायरेक्शन दिया हो कि किस तरीके से काम करना है, उनको सुपरवाइज किया हो, उसने वो ये प्लानिंग करेगा कि यार मैं जब कंपनी के अंदर जाऊंगा ना, मैं कंपनी के एक एक डिपार्टमेंट को खुद फिजिकल वेरिफिकेशन, ये देखना पड़ेगा कि क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन अच्छे से कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा कि क्या इस केस में जिस पर्सन को ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया गया, क्या वो सही ऑडिटर है? एक बार की बात है, मेरा एक फ्रेंड है, वो फर्टिलाइजर का काम करता है, शॉप चलाता है बेसिकली, और अच्छा खासा काम है उसका फर्टिलाइजर का। तो वो जिस कंपनी की डीलरशिप लेके बैठा है ना, उस कंपनी ने एक ऑडिटर भेजा, आप उसे सर्वेयर मान लो, एक तरह का सर्वेयर भेजा, जाओ चेक करके आओ कि ये कोई दूसरी कंपनी का तो माल नहीं बेच रहा है। ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी, मैं इसको कॉस्ट ऑडिट से जोड़ूंगा, अभी समझिएगा। वो आया वहां पर चेक करने के लिए, वो पर्सन जो है वो आया वहां पर चेक करने के लिए। अब मेरे दोस्त का इतना बड़ा गोडाउन है, उसमें ऐसे अलग अलग रूम बने हुए हैं ऐसे, और एक जगह थोड़ा अंदर जाके रहे, और ऊपर जो छत है ना, वहां पर ऐसे गांव की भाषा में बोलते हैं पटिया लगी हुई है एक तरह से। मतलब ऐसा है कि ऐसा डर लगता है कहीं ये नीचे ना गिर जाए यार, छत नीचे ना आ जाए, थोड़ा डर लगता है। अब वो सर्वेयर वहां पर गया, अब वो सर्वेयर वहां पर गया, सर्वेयर ने वहां पर कुछ तो, उसने बोला सर्वेयर ने कि भैया दिखाओ आप कौन कौन सा यूरिया बेचते हो, कौन कौन सा डीएपी बेचते हो और क्या क्या चीजें बेचते हो। तो उसने पूरा वहां पर दिखा दिया,
उसने पूरा वहां पर दिखा दिया। अरे ये मेरी बात समझ में। मेरे दोस्त ने ये भी बोला कि साहब हमारा वेयर हाउस भी है, हमारा वेयर हाउस भी है। ना तो उसने उस वेयर हाउस को देखने की इच्छा जताई, ना उसने ये देखा ये जो यूरिया है कि मैं इसका सैंपल लेकर चला जाऊं कि ये सच में सही है कि नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या वो सही फिजिकल वेरिफिकेशन कर पा रहा है? क्या वो इंस्टेंट डिसीजन सही ले पा रहा है? जैसे एक बार की बात है, एक कंपनी, मैं आपको अब रियल एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी ना फैन जो होते हैं, पंखे, उनकी मोटर बनाने का काम करती है। तो एक ऑडिटर आया ऑडिट करने, और उसने देखा, वो चला गया वहां पे फैक्ट्री में जहां पे काम होता है, और उसने, जो भी उसको एक मैनेजर मिला उस फैक्ट्री के अंदर, उसने बोला कि आप दिखाइए भैया आपकी मोटर्स के बारे में। तो उसने बोला ठीक है सर, ये रही हमारी मोटर, ये रखी हुई है टेबल पे, आप इनको चेक कर लो, आप इनको चेक कर लो। उसने, ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने देखा कुछ और मोटर भी हैं, और उन मोटर पे अभी तक कोई टैग नहीं लगा हुआ है, कोई टैग लगा हुआ नहीं है, और थोड़ी गंदी हो रही है वो, लेकिन ना तो इनको फेंका गया है। तो उसने बोला अब ये वाली मोटर मेरे को दिखाओ। तो मैनेजर थोड़ा सिकपका गया, मैनेजर बोला अरे सर आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ। ऑडिटर वहां पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड आ गया उसका, वो बोला नहीं नहीं ये चेक कराओ भाई, क्या है ये। उसने देखा वो जो मोटर है ना, उन पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, एक्सपायर हो चुकी है वो, मतलब अब काम नहीं करें बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन उस एक्सपायरी डेट पे, कुछ कुछ मोटर्स पे तो वो एक्सपायरी डेट को मिटाया गया है, और अब उनको साफ करके नई टैग लगाकर बेचा जा रहा है। उसके अलावा फिर उसने बोला इस मोटर के अंदर एक कुछ और भी चीजें ना, वायर यूज हो रहा है, मेरे को अब उनके बारे में दिखाओ, इनके पार्ट्स के बारे में। तो मैनेजर पूरा हिल गया। ये होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, ये होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। ये कॉस्ट ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वो फिजिकल, उसकी टीम जो है वो कितना सही से फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है वहां जाती है बस थोड़ा बहुत देखती है और वापस आ जाती है। आपने देखा है कभी, आपके पापा अगर गाड़ी खरीदने जा रहे, कार खरीदने जा रहे हैं, अच्छी खासी महंगी कार, तो आप देखिएगा आपके पिताजी कोशिश करेंगे कि किसी एक दे बंदों को अपने साथ में ले जाएं। पता है वो किन को साथ में ले जाएंगे? जो लोगों की आदत हो बाल की खाल निकालना। क्योंकि आपके पिताजी क्या बोलेंगे कि यार देखो मैं तो अपने माइंड से देख लूंगा, वहां सवाल पूछ लूंगा, अरे यार ये और ये आदमी ना, इसको एक्सपीरियंसड है, और ये इसको ना कोई पागल नहीं बना पाता, तो ये क्या है, ये एक एक चीज को पूछेगा, इंश्योरेंस, ये हर एक चीज को फिजिक, ये मतलब जब फिजिकली वहां खड़ा होता है ना, तो सामने वाले से एक एक चीज को पूछता है, राइटिंग में लिखवा लेता है, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये देखना पड़ेगा कि जो ऑडिट पर्सोनेल है, जब वो एक्चुअली में किसी कंपनी के ऑडिट करने जाता है और फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाता है, तो क्या वो अपना वर्किंग नोट लेकर जा रहा है, क्या वो अपने हाथ में एक डायरी एक पेन लेकर जा रहा है, क्या वो एक एक चीज को देख रहा है, क्या वो बोल रहा है कि भैया ये क्या है, ये मेरे को निकाल के दिखाओ, अब दिखाओ ये इसकी एक्सपायरी डेट दिखाओ, ये कितने में खरीदा, इसका बिल बाउचर लेकर आओ मेरे पास में, इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल है, क्या तुमने इसको मैन्युफैक्चर करा है या डायरेक्ट बना बनाया मंगवाया है, अगर इसको मैन्युफैक्चर किया तो इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया, अब उनका मुझे इंस्पेक्शन करवाओ, एक एक चीज को। और जब कोई, आपको पता है जब कोई एक्चुअली में ऐसा आ जाता है ना ऑडिटर, तो सामने वाली कंपनी जो है ना वो थोड़ा थरथराती है, वो बोलती है यार ये तो हर एक चीज में जा रहा है, ये हमको पकड़ लेगा। ये जरूरी है कि जो बंदा कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा रहा है वो कितना नॉलेजेबल है और कितना अच्छे से फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त वो ये भी चीज देखता है कि यार कंपनी ने ये जो अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अब आज मैं चला गया फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, और मैंने बोला यार मैंने अकाउंट्स को फिजिकली वेरीफाई किया, एक तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में गया, वहां मैंने एक्चुअल में फिजिकल वेरीफाई किया, तब मुझे पता चला कॉस्ट टोटल मिलाकर 10 आ रही है। अब तुम दिखाओ क्या तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी 10 आ रही है? तुम मुझे ये बताओ ये जो 10 आ रही है कॉस्ट, इसका जो तुमने स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करा है कि नहीं करा? फिर मैं देखूंगा कि अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके ऑडिट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। एक एक चीज को
पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की उसने पढ़ाई की है, अच्छे से फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाता है। कॉस्ट ऑडिट जब वो कॉस्ट ऑडिट करेगा एक्चुअली में, तब उसके हाथ में वर्किंग पेपर होगा। बहुत बार क्या होगा, आप सपोज करो आपकी टीम है 8 लोगों की, आपको काम मिला कि आप जो है वो इन्वेंट्री को चेक करोगे, कंपनी के स्टॉक को चेक करोगे। आप गए स्टॉक को चेक करने, आपको 10 बातें वहां पर नजर आई, आप हाथ की हाथ लिख लो ना उसको अपनी डायरी के अंदर, वो वर्किंग पेपर है, वर्किंग नोट है वो आपका। जब आप एक्चुअल में ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तब वो काम आएगा, वरना तो आप भूल जाओगे। आप बोलोगे यार डिपार्टमेंट में देखा तो था, ये गलतियां थी, पूरी तरह ध्यान नहीं आ रही हैं। तो ये ऑडिट पर्सोनेल की जिम्मेदारी है कि वो पहले से प्लानिंग कर ले कि मैं अपना वर्किंग नोट भी बनाऊंगा, मैं कैसे फिजिकली वेरीफाई करूंगा, जब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाऊंगा तब मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान के चलो मैं आज इस मोबाइल का फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा हूं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो मैं वहां पर जाकर देखूंगा कि भैया इसके अंदर ये बटन, ये पूरा तुमने कैसे बनाया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है, कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया है, कितनी सिक्योरिटी, एक एक बाल की खाल को निकाला जाएगा। अगर सपोज करिए कि आज इस बोतल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर गए तो पूछा जाएगा कि ये प्लास्टिक कहां से मंगवाया, क्या ये आपने इंपोर्ट कराया, इसकी एक्सपायरी डेट दिखाइए, कितना इंपोर्ट इंडिया से कराया, कितना बाहर से कराया, एक एक फिजिकल वेरिफिकेशन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप देखिएगा, कभी आपकी किसी से ना रोड पे लड़ाई हो गई, समझिएगा, आपकी किसी से रोड पे लड़ाई हो गई, उस वक्त ना आपके पास में शब्द नहीं आते कि कैसे मैं इसको चुप कर दूं, कैसे कम बैक करूं, यार इसने मेरे से ये बात बोल दी। लेकिन जब वो लड़ाई खत्म हो जाती है, आप घर पे आ जाते हो ना, फिर आप सोचते हो, फिर आपको ध्यान आता है यार उसने ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, यार उसने ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त आपका माइंड है ना शांत है एकदम, और जब माइंड एकदम हमारा शांत होता है ना, तब हमारा वो अच्छे से चलता है। लेकिन जब फिजिकली एक्चुअली में अम्मा खड़े होते हैं ना, तो हम हड़बड़ी में हो जाते हैं। ये उस ऑडिट पर्सोनेल की जिम्मेदारी है, वो ये ध्यान रखे जब वो फिजिकली वेरिफिकेशन करने जाएगा तब वो हड़बड़ा ही नहीं, तब वो हर एक चीज को सही से फिजिकल वेरिफिकेशन करके रियल कॉस्ट को निकाल कर लेकर आए, सच्चाई का पता लगा ले। और ये कब होगा, जब उसको नॉलेज है, जब उसको एक्सपीरियंस्ड है, जब उसको अच्छा सुपरविजन मिल रहा है, जब उसने काउंटिंग सिस्टम ऑडिटिंग सिस्टम की अच्छे से पढ़ाई की हुई है, उसे उस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज है। यार ये मेरी बात समझ में, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, ये जो चैप्टर है इसका मतलब है ऑडिटिंग की प्लानिंग करना। और ऑडिटिंग की जब प्लानिंग करी जाती है तो कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है, सबसे पहला फैक्टर वो होता है ऑडिट पर्सोनेल। अब जब ऑडिट पर्सोनेल की बात आती है तो सबसे पहले कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि सबसे पहले कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत सारे जो कॉस्ट ऑडिटर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से वो बेस्ट कॉस्ट ऑडिटर को चुने जो उनके अकॉर्डिंगली उस कंपनी की बेस्ट कॉस्ट ऑडिट कर सके। चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन बातों का पूरा ध्यान रखना है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, एथिकल है, क्वालिफाइड है, इन सब चीजों का। इसके बाद में फिर इस रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है एक्चुअली में उस कॉस्ट ऑडिटर की, कि वो कंपनी की बारे में जानकारी ले ले, कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले ले, रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में जानकारी ले ले, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को चेक कर ले, अपनी टीम के अंदर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करे और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दे, ताकि कल को ऐसा ना हो कि कहीं कोई गलती निकली, अब वो कॉस्ट राइटर अपनी टीम से बोल रहा है ये गलती किसकी है, और सब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, नहीं। वो बोलेगा सुनो ये वाला डिपार्टमेंट मैंने मिस्टर एक्स को दिया था, सिर्फ यही आंसरेबल है इस वाले डिपार्टमेंट में गलती कैसे हुई, आप बताइए, आप कर रहे थे इसकी ऑडिट। सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई। और वो ये देखेगा कि कौन बंदा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे एक्टिव रहता है, पहले से तैयारी करके जाता है कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, जिन चीजों को वो फिजिकल वेरीफाई कर रहा है उनकी उसे नॉलेज है। सामने वाला बोल दे कल को उसे कि भाई साहब ये तो ऐसे चलता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसका रियल लाइफ एग्जांपल। एक बार क्या हुआ था, एक कंपनी थी, जैसे सपोज करो टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी के अंदर कुछ मशीन्स लगी हुई थी जो कि एयर कंडीशनर को सपोर्ट करती थी, बड़े लेवल पे वो काम करें, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई थी। अब उन मशीन के अंदर किसी पार्ट में कोई खराबी हो गई, तो टाटा कंपनी वालों ने क्या किया कि सर्विसमैन बुलाया। सर्विसमैन ने पहले ही क्लियर कर दिया
कि देखो ये सर्विसमैन ने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि भैया मैं सिर्फ पार्ट के रिलेशन में काम करता हूं, मशीन की पूरी ओवरऑल जानकारी मेरे को नहीं है। तो आप एक काम करो, इस मशीन को बंद कर दो अभी के लिए, ताकि मैं जब इसकी पार्ट का रिप्लेसमेंट करूं तो मुझे करंट वरंट ना लग जाए। कंपनी ने बोला कि नहीं नहीं, इसमें करंट की बात ही नहीं होती है, ये ऐसे चलता है वैसे चलता है। और इस बंदे को पता ही नहीं था, उसे लगा हाँ ये सही बोल रहे हैं। वो बस उसे सही करने लगा, करंट लगा, उसकी डेथ हो गई। इवन जब उसकी डेथ की इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी करने के लिए जो लोग आए, कंपनी वालों ने उनसे भी बोला नहीं साहब, इसमें कोई करंट की बात ही नहीं होती है साहब, ये तो चलता ही ऐसे है। और सामने वाले बोल रहे हैं हाँ ठीक है ऐसे ही चलता होगा। अरे आज जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए हो, आप जिस प्रोडक्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए हो, आपको उस प्रोडक्ट की तो नॉलेज होनी चाहिए। सामने वाला 2 मिनट में पागल बना के पटक देगा आपको यार। आज एक बात बताओ, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आज अगर आप चले जाओ किसी ऐसी कंपनी के अंदर जो ऐप बनाने का काम करती है, एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप बनाने का काम करती है, उसकी ऑडिट करने चले जाओ, सामने वाला आपको घुमा के पटक देगा। उसके लिए किसी ऐसे पर्सन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजो जो खुद कोडिंग की नॉलेज रखता हो। तो ये सब ऑडिट पर्सोनेल की जिम्मेदारी है, ये सब जो कॉस्ट ऑडिटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला फैक्टर कि जो पर्सन कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने जा रहा है वो ऑडिट पर्सोनेल सही से चुना गया हो, और चुनने के बाद उसने खुद ने पूरी नॉलेज ली हो कंपनी की। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मेरे को इस चैप्टर का मीनिंग समझा दिया, और कॉस्ट ऑडिट प्लानिंग करते वक्त जो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, उसमें से पहला फैक्टर ऑडिट पर्सोनेल, इसमें आपने समझाया कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अभी फैक्टर के अंदर 2 फैक्टर और बचे हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन और एक मॉनिटरिंग। हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वरना क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको पता है हम कोशिश करते हैं अपनी एक क्लास जो है वो 55 से 60 मिनट्स की रखें। कभी इंपॉर्टेंट है तो 1 घंटे से थोड़ी बहुत ऊपर जाते हैं, अदरवाइज 55 से 60 मिनट्स। तो बाकी के जो 2 फैक्टर हमारे बच गए उसको अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देन फिर उसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि इतनी सारी जो चेकलिस्ट हैं, जब जाएगा बंदा तो रॉ मटेरियल की ऑडिट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है वो हमें पूरा पढ़ना है। इन्वेंट्री का क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का कैसे ऑडिट करी जाती है ना। एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने गए और आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की ऑडिट कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे ऑडिट करते वक्त, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए ये सब पूरा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार यहां तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करें मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।